सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वजीर आजम का रोड शो, अवाम ने वजीर आजम का किया वालिहाना इस्तकबाल। बंगाल में किसी भी जमात ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं किया काम। आसनसोल में बैरिस्टर ओवैसी का इंतखाबी जलसे से खिताब। विमेन्स रिजर्वेशन पर कल से शुरू होगा पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास। 2029 से पहले लोकसभा और असेंबलियों में 33% खवातीन रिजर्वेशन का है मंसूबा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तानी वफ्द पहुंच गया ईरान। आला सतही मुलाकातें मुतवक्को। ईरान से सिफारती सरगर्मियां हुई तेज। तुर्किया के एक स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, हमलावर तालिब इल्म भी मारा गया। इसराइल का लेबनान पर हमला, हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी, बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कन्याकुमारी में रोड शो के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम का पुरतपाक इस्तकबाल किया और लोगों का खैर मकदम कबूल किया। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जमा हुए और वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने एक बुजुर्ग खातून से आशीर्वाद भी हासिल किया, जिसकी तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीजेपी के इस इंतखाबी प्रोग्राम में अवामी जोशो खरोश देखने को मिला, जहां लोगों ने हाथ हिलाकर और नारे लगाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कोच बिहार में जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने वजीर आला ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी की हुकूमत शुमारी बंगाल के साथ सौतेला सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 5,700 करोड़ रुपये मुख्तस किए, जबकि शुमाली बंगाल के लिए सिर्फ 1,200 करोड़ रुपये दिए गए। इस तरह अमित शाह अपने खिताब के दौरान बंगाल में हिंदू मुस्लिम पर सियासत कर रहे हैं। ये दीदी ने उत्तर बंग के साथ सौतेला व्यवहार करा है। बंगाल का बजट 4 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है भाई? जोर से बोलो, कितना है? और 4 लाख करोड़ में से मुसलमानों के लिए 5,700 करोड़ दिया और उत्तर बंग के लिए, पूरे उत्तर बंग के लिए सिर्फ 1,200 करोड़ रुपया दिया है। 1,200 करोड़ रुपया। मगर उत्तर बंग वालों, अब चिंता मत करो, हम उत्तर बंग के विकास को प्राथमिकता देकर कराएंगे। ये दीदी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बंगाल में किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आसनसोल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। ओवैसी ने वोटर्स से अपील की है कि वो उनकी जमात की हिमायत करें ताकि मुसलमानों को उनका हुकूक और इंसाफ दिलाया जा सके। ओवैसी ने कहा कि रियासत में बरसों से मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, लेकिन मुसलमानों की मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि किसी भी बड़ी सियासी जमात ने इस तबके की फलाह व बहबूद पर तवज्जो नहीं दी। 15 साल से टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि टीएमसी हो, लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, बंगाल में मुस्लिम अक़लियत की डेवलपमेंट के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। इन तमाम पार्टियों ने आपको महज एक वोटर की तरह देखकर सिर्फ आपका वोट हासिल किया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप एक नागरिक हैं, एक शहरी हैं।
और अगर आप नागरिक बनना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से अपील है कि नीम पार्टी को वोट दीजिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हमको हमारे तमाम हुकूक मिलेंगे जो भारत के संविधान ने हमको दिया है। अगर हम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो याद रखिए कि कभी आपसे इंसाफ नहीं होगा, कभी मुस्लिम अक़लियत के इलाकों में स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल और तालीम से महरूम हो जाएंगे, हमारी बेटियां हायर एजुकेशन के कॉलेजेस उनको नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट के मुलाजिमतों में, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। याद रखिए मेरी इस बात को कि जब तक आपकी एक लीडरशिप नहीं होगी इंसाफ नहीं हो सकेगा। नीम पार्टी की कोशिश यही है कि भारत के संविधान ने जो हम तमाम को हक दिया, उस हक को अगर हासिल करना है तो आपको अपने एक नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे और सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे तो जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान एक दूधल गाय है, दूध देने वाली गाय है, उसी तरह आपको देखा जाएगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके नीम पार्टी को कामयाब करते हैं तो यकीनन एक इनकलाब बंगाल में और आसनसोल में। विमेंस रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए कल से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में हुकूमत 2029 से पहले लोकसभा और रियासती असम्बलियों में 33% खवातीन रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए अहम बिल पेश करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत 3 बड़े बिल पेश करेगी, जिनमें हदबंदी कानून 2026, 131वां आईनी तरमीमी बिल और दहली, जम्मू कश्मीर और पडुचेरी में खवातीन रिजर्वेशन के निफाज से मुतालिक तरमीमी बिल शामिल हैं। मुजव्वजा 131 आईनी तरमीम के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 नशिस्तों को बढ़ाकर 850 तक करने की तजवीज़ है, जिनमें 33% नशिस्तें खवातीन के लिए मख्तस की जाएंगी। ये रिजर्वेशन रोटेशन सिस्टम के तहत होगा और 15 साल तक नाफिज रहेगा। हुकूमती मनसूबे के मुताबिक हदबंदी के लिए ताज़ा मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल किए जाएंगे, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि 2011 या 2026 की मरदमशुमारी को बुनियाद बनाया जाएगा। इसके लिए एक हदबंदी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसमें अदलिया, इलेक्शन कमीशन और रियासती नुमाइंदे शामिल होंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा आबादी की बुनियाद पर हदबंदी जुनूबी रियासतों के लिए गैर मुनसिफाना साबित हो सकती है। चिदंबरम के मुताबिक आबादी के मौजूदा आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर सियासी हल्काबंदी करना जुनूबी हिंद की रियासतों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ होगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबी इस्लाहात और रिजर्वेशन पॉलिसीज में तवाज़ुन और इंसाफ को मद्देनजर रखना जरूरी है, ताकि तमाम रियासतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। How it will not be affected. We have, Tamil Nadu has 39 seats. Already the Parliament has passed the Article 344A amendment. So Article 334A, I think, is already in the statute book. It provides for reservation of 1/3 for women in the Lok Sabha. So what is the need to amend it again? There's no need to amend it again at all. Out of 543, the women will get 181 seats, and this has been the position for the last 30 months. Nobody has protested. Nobody has asked for a review or a rethink. Now, the only other thing to do is to pass a bill on delimitation. कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यह इक़दाम खवातीन की सियासी शमूलियत को बढ़ाने की समत में एक अहम कदम है, मगर हुकूमत इसकी आड़ में कई काम करने की कोशिश कर रही है। ताहम इस बिल के मौसर निफाज के लिए तमाम पहलुओं पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। कितने वर्ष हो गए हैं, जितने वर्ष पहले हमने ये तय किया था, सर्वसम्मति से किया था कि जो आरक्षण है वो तत्काल मिलना चाहिए। नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आज मिल जाए तो उसके बाद अगला कदम उठाया जा सकता है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि पहले हम संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाकर हम 800 पार करके, और उस संख्या के बाद फिर हम रिजर्वेशन देकर और
फिर डिलिमिटेशन करेंगे। तो ये सारा सर पैर उल्टे कर दिए हैं। आप सर पर किसी को खड़ा करके उसको बोल रहे हैं कि अब बताओ, भाग कर दिखाओ, चल कर दिखाओ, तो ये हमको स्वीकार नहीं है। और इसलिए सरकार ये ना समझे और ये ना कहे कि हमने विरोध किया है, इसलिए हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आज अभी तत्काल आप आरक्षण दे दीजिए, ताकि कोई चुनाव हो, उस चुनाव में हमको उस आरक्षण का फायदा मिले। और बहुत से प्रस्ताव जो सरकार ला रही है और जिसके बारे में सूचनाएं हमको मिल रही हैं, उसमें बहुत सारे और पहलू और बहुत सारे और विषय उठते हैं, जिनकी वजह से इस बात का खेद हमको है कि जिनकी वजह से निर्णय आरक्षण का जो है टल जाएगा या टालने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आरक्षण दे दीजिए, उसके बाद जो करना है वो करिए। उनमें जो पहलू आते हैं उन पर अलग से चर्चा हो, अलग से समाधान निकले और उसके बाद फिर उस पर जो आगे निर्णय लेने हैं वो हम लें। लेकिन आरक्षण तत्काल मिल जाना चाहिए, बिना संख्या बल को बढ़ाए हुए और संख्या पर विचार किए हुए। वो बात की बात है, वो बात करें। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर मरकज की नीयत में खोट है, क्योंकि खवातीन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक दिया जा रहा है, जबकि मुल्क में इलेक्शन 2029 में होने वाले हैं। क्या 18 साल के वक्फे में मुल्क की आबादी में इजाफा नहीं होगा? संजय सिंह ने 2026 की मर्दमशुमारी के बाद खवातीन को रिजर्वेशन देने की बात कही। अभी 2011 की जनगणना के आधार पे आप करना चाहते हैं सीटों का डिलिमिटेशन, लेकिन अगर 2029 में चुनाव होगा तो 18 साल में क्या हिंदुस्तान की आबादी नहीं बढ़ेगी? 18 वर्षों में मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ेगी? 18 वर्षों में महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या नहीं बढ़ेगी? और उसके आधार पर महिलाओं की आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो आप तो कम करना चाहते हैं ना 2011 के जनगणना के आधार पर आरक्षण करके। तो आप चाहते हैं आप महिलाओं के साथ विश्वासघात करें, हम उसमें आपका साथ दें। आप देश का संविधान कुचलें, हम उसमें आपका साथ दें। आप राज्यों के अधिकार छीने, हम उसका साथ दें। आप संघीय ढांचे को तार तार करें, हम उसका साथ दें। इस काम में हम साथ नहीं है। लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल साफ नियत से कल से लागू करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, 543 में 33% आप सीट कीजिए, हम साथ देंगे आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक इस साल पहली बार 10वीं जमात के लिए 2 मराहिल में इम्तिहानात का निज़ाम मुतारिफ कराया गया था, जिसके पहले मरहले के नताइज जारी किए गए हैं। नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर 93.80% तलबा कामयाब हुए हैं, जबकि तालिबात ने एक बार फिर तलबा से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। तालिबात का पास फीसद 94.99 रहा, जो तलबा से 1.3% ज्यादा है। हुक्काम के मुताबिक 55,368 तलबा ने 95% से ज्यादा नंबर हासिल किए, जबकि 2,21,574 तलबा ने 90% से ज्यादा स्कोर किया है। और इस साल 24.71 लाख से ज्यादा तलबा ने 8,074 इम्तिहानी मराकज पर इम्तिहान में हिस्सा लिया था। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एनईपी की रिकमेंडेशन के हिसाब से अब की बार 2 बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया कक्षा 10 में। और हम लोगों ने पहली जो परीक्षा थी उसको 17 फरवरी से प्रारंभ किया और 11 मार्च तक वो परीक्षा आयोजित हुई। और उसके बाद 11 मार्च के बाद हमारा इवैल्यूएशन और सभी कार्य पूर्ण होते हुए आज हमने 15 अप्रैल को लगभग 1 महीने के अंदर कक्षा 10 का रिजल्ट जो भारत है उसके सभी स्कूल के छात्रों का और इसके अतिरिक्त जो 26 देशों में हमारे स्कूल से हमसे एफिलेटेड उनके बच्चों का रिजल्ट हमारे द्वारा आज घोषित कर दिया गया। इस वर्ष परीक्षा में लगभग 24,83,000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इनका जो रिजल्ट रहा वो 93.70% रहा। ये पास परसेंटेज है हमारा, बहुत ही माइन्यूट सा इम्प्रूवमेंट पिछले साल के हिसाब से है। पिछले साल 93.66% था हमारा, जो कि अब की बार 0.04% बढ़कर 93.70% हो चुका। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने भी अब यूसीसी पर अमल आवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज काबीना की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई की क़ियादत में एक कमेटी बनाई गई। वज़ीर आला विष्णु देवसाई ने रायपुर में मीडिया से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कमेटी समाज के तमाम तबक़ात और तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत करेगी। आज के कैबिनेट में यूसीसी के लिए मैडम देसाई जो रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा
और आने वाले समय में वो सबसे सलाह मशविरा करके कैसे इस प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। सभी वर्ग, सभी संस्था, सबसे वरिष्ठों से, सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके एक प्रारूप तैयार करेंगे। इसमें आज कैबिनेट में कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपने सियासी फायदे के लिए छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की कोशिश कर रही है और इससे समाज के तमाम तबकात को ही नुकसान होगा, खासतौर से आदिवासियों को, जबकि वजीर आला खुद आदिवासी है। देखिए, यूसीसी लागू करने से हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को होगा। 41 जनजाति यहाँ निवास करते हैं और सबकी अपनी रूढ़ी है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं हैं और उसी से गवर्न होते हैं। अब वो एक कानून में ले आएंगे, सब एक में आ जाएंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे आदिवासियों को होगा। और आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे संभव है उसको? दूसरी बात यह है कि चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे मुसलमान हो, सबके अपनी अपनी रूढ़ी परंपरा है। उसमें भी अलग अलग जो उपजातियां हैं उसमें अलग अलग परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनकी रूढ़ी है, उससे हम सब गवर्न होते सामाजिक रूप से। अब सबको एक करेंगे तो ये तो किसी के लिए लाभदायक नहीं है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए आप ला रहे हैं, लेकिन इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यूसीसी लागू बिहार में नई सियासी शुरुआत के तौर पर बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी ने आज वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाया है, जिसके साथ ही रियासत में नई हुकूमत कायम हो गई है। नई हुकूमत में जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया। हलफ बर्दारी के फौरन बाद महकमों की तकसीम भी कर दी गई। वजीर आला सम्राट चौधरी के पास दाखिला समेत कुल 29 कलमदान हैं, जिनमें सेहत, रेवेन्यू, सड़क तामीरात, सनत, सयाहत, माहौलियात, पंचायती राज और दीगर अहम शोबे शामिल हैं। नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी को आबी वसाइल, तालीम, देही तरक्की, अक़लियती बहबूद और पार्लिमानी उमूर समेत 10 महकमों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दूसरे नायब वजीर आला विजेंद्र यादव को तवानाई, खजाना, तिजारत, समाजी बहबूद, खुराक और देही उमूर समेत 8 महकमे सौंपे गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ओडिशा के जिले मयूरभंज में मुबज्जना फूड पॉइजनिंग के वाकये के बाद शदीद एहतजाज किया गया, जिस पर पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज किया। यह एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब एक सरकारी कबायली रिहायशी स्कूल में खाना खाने के बाद 5वीं जमात की एक बच्ची की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 100 से ज्यादा तलबा बीमार पड़ गए। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा तलबा ने इतवार की सुबह खाना खाने के बाद तबीयत के बिगड़ने की शिकायत की, जिसमें उल्टी और दस्त शामिल थे। वालिदैन का इल्जाम है कि बच्चों को मंजूर शुदा मेन्यू से हटकर खमीर शुदा चावल, आलू का भरता और आम की चटनी दी गई थी। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई और मुकामी अफराद ने एहतजाज शुरू कर दिया, जो बाद में पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र हुकूमत ने 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी जबान जानना लाजमी करार दे दिया है। वजीर प्रताप सरनायक के मुताबिक जो ड्राइवर्स मराठी पढ़ने और लिखने से कासिर होंगे उनके लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। हुकाम का कहना है कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए रियासत भर में जांच मुहिम चलाई जाएगी। ताहम इस ऐलान पर ड्राइवर्स के दरमियान मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां कुछ इसे जरूरी करार दे रहे हैं तो वहीं दीगर ने इसे गैर अमली और सियासी इक़दाम कहा। रियासती वजीर ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र डे के मौके से ये कानून नाफिज होगा, जिसके तहत तमाम लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स के लिए मराठी जबान पढ़ना और लिखना जरूरी होगा। इन्होंने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 59 इलाकाई और जिली दफातर के जरिए रियासतगीर मुहिम चलाई जाएगी, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि ड्राइवर्स को जबान पर उबूर है या नहीं। अभी मराठी तो हर एक को आती नहीं है, कोई को आता मराठी, हमको भी मराठी आती है, बात नहीं है। तो ये थोड़ी सरकार, अपना भारत देश है, आजाद देश है, कोई भी किधर भी कुछ भी कर सकता, मतलब ऐसा नहीं ना। तो ये कहाँ से आ गया, कौन मराठी आएगा तो रिक्शा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, ऐसा कोई वो जबरदस्ती नहीं है। जो सवाल किया है इस चीज का कि मराठी आनी ही जरूरी है और नहीं तो लाइसेंस बैच कैंसिल हो जाएंगे। आज हम 2003 से 4 से पहले और 2001 से हम गाड़ी चला रहे हैं, आज हमें लगभग 24-25 साल हो गए। आज तक ऐसी भी कोई भी सरकार ने हमको ऐसे कटघरे में लाके खड़ा नहीं किया जैसे आज।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इस हवाले से हतमी फैसला इंडिया ब्लॉक के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हल्का बंदियों के साबिक़ा तजुर्बात का हवाला देते हुए खदशा जाहिर किया कि ऐसे इक़दामात सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका लाए अमल अपनाया जाएगा। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिल के इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़ियादत में एक वफ्द ईरान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ईरानी हुक्काम और सियासी लीडरों ने पाकिस्तान की एक आला सतही वफ्द का खैर मकदम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते में कशीदगी और ईरान से मुताल्लिक़ सिफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इतलात हैं कि ये वफ्द आला सतही बातचीत करेगा जिसमें इलाकाई सलामती, दो तरफा ताल्लुकात और जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात में अहम सालसी किरदार अदा कर रहा है और इसी सिलसिले में ये दौरा खास अहमियत रखता है। हुक्काम का कहना है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा और खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत मिल सकती है। जुनूब मशरिकी तुर्की के सूबे कोहरामन मराश के एक स्कूल में एक तालिब इल्म ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। सूबाई गवर्नर मुकरम अनोलियर के मुताबिक हमलावर तालिब इल्म अपने वालिद की बंदूक लेकर स्कूल आया था। बादशाह पुलिस कार्रवाई के दौरान हमलावर खुद भी मारा गया। हुक्काम ने बताया कि हलाक होने वालों में एक टीचर भी शामिल है, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमले की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, ताहम सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। इसराइली फौज ने बुध के रोज दावा किया है कि उसने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। लेबनान की कौमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी इलाके में मुतअद्दिद मुकामात पर फिजाई हमले और गोलाबारी की गई है, जिनमें बिनते जबेल के अतराफ इलाके भी शामिल हैं और जहां इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह जंगजुओं का घेराव कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और लेबनान के हुक्काम के दरमियान दहाइयों बाद होने वाली बराह रास्त बातचीत के बाद जनूबी लेबनान में लड़ाई जारी है। लेबनानी हुक्काम जंग बंदी के ख्वाह हैं ताकि जारी तसादुम को रोका जा सके, जिसके बाइस 1 मिलियन से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब इसराइल का मुतालबा है कि लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी ले। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक कम अज़ कम 2124 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने ईरान पर अमरीकी हमलों में शामिल न होने के फैसले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद का सख्त जवाब दिया है। स्टारमर ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि ये उसके कौमी मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि दबाव के बावजूद वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे। उधर ट्रंप ने बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदे पर नजरसानी की धमकी दी है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है।